हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार यूट्यूब चैनल बीके लाइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये क्लास 9 के लिए सफिशिएंट होगी। ये क्लास 9 के सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी यानी कि इसी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग, ये भी पार्ट 1 आई है, इसके बाद पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी। उसमें हम लोग जानेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि आखिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस आखिर बोलते किसको हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी स्टेप वाइज, है ना। तो आज हम लोग मेनली इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर और हम लोग शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंट से कि आखिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक तरह से समान दिखने वाला। जैसे कि कोई भी दो चीज़ें हम उठा लेते हैं, है ना, कोई भी दो चीज़ें हम उठा लेते हैं और अगर एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं, है ना, और वो एक एक चीज़ दूसरे के ऊपर अगर कंप्लीटली लाई कर जाते हैं, है ना। जैसे कि आप दो समान माप के, दो समान मेज़र के अगर दो रॉड को उठाते हो, है ना, या स्केल को उठाते हो, स्केल जो रूलर आप जो यूज़ करते हो ना, रूलर, उस रूलर को आप दो इक्वल मेज़र के, है ना, जो वो 15 सेंटीमीटर की आती है, दोनों को उठाते हो, है ना, और अगर इसको आप इसके ऊपर रखते हो, है ना, तो और ये इसके ऊपर अगर कंप्लीटली लाई कर जाता है, एकदम कंप्लीटली, ना ज़्यादा ना कम, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों शेप्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके जो डिफिनेशंस क्या होते हैं देखिए आते हैं। टू फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, है ना। कोई दो फिगर जिसका सेम शेप या साइज हो, है ना, उसका शेप और साइज दोनों अगर सेम हो जाए तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन खींच दिया इस तरह से, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, मान लो ये ए बी है, ये ए बी है, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट हमने खींचा, एक और लाइन सेगमेंट हमने यहाँ खींच दिया, ये है सी डी। और मान लेते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की है और जो सी डी है उसकी भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमने देखा कि दोनों का जो साइज है ना, दोनों का जो मेजरमेंट है वो दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है ना। तो अगर हम लोग इस ए बी के ऊपर इस सी डी को सुपरपोज्ड कर दे, है ना, इस ए बी के ऊपर अगर हम लोग इस सी डी को कम्प्लीटली रख दे, तो ये ए बी के ऊपर ये सी डी कम्प्लीटली आ जाएगा, इस ए बी के ऊपर ये सी डी क्या होगा, कम्प्लीटली लाई कर जाएगा, है ना। देन हम लोग कहेंगे कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट सी डी के। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो साइन यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो साइन यूज़ करते हैं वो ऐसा होता है ना, दो लाइन, उसके बाद एक इस तरह से, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, हमने ये दिखा दिया। इन सच फिगर्स, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट एग्जैक्टली, है ना। एक एक जो फिगर होगी वो दूसरी फिगर के ऊपर कंप्लीटली बैठ जाएगी, है ना। जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर हमने क्या किया ना, ये सी डी लाइन सेगमेंट को उठा के बैठा दिया इस तरह से, ये कंप्लीटली इसके ऊपर लाई कर जाएगा एकदम, है ना, और ये सी डी आ जाएगा। तो इसे हम लोग, इन दोनों लाइंस को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट इस हिसाब से, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग कौन से सिंबल का यूज़ करेंगे, इस वाले सिंबल का। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो सिर्फ लाइन्स ही नहीं, और भी सारे, जैसे कि हम लोग एंगल्स की अगर बात करें, तो जैसे कि दो लाइन सेगमेंट, मान लो दो रेज मिलके इस तरह से, ये ये ओ है, ये ए है, बी, तो ओ रे ओ ए और ओ बी मिलके यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
और एक लाइन है, ये है Q, ये है P और ये है R, है ना। और ये भी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्योंकि दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम है ना, दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल पी क्यू आर जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे एंगल ए ओ बी के, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, है ना, कि आखिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। तो कोई भी देखिए, सबसे पहले हमें एक टर्म समझनी होगी यहाँ पे, वो होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना, इसका क्या मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऐसे दो पार्ट्स जो कि सेम रिलेटिव पोजीशन पर हो। आइए इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से, है ना। क्या होता है, जैसे कि हम लोग दो ट्राइंगल लेते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग, जैसे ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है। हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दो फिगर्स ले लिया, ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। मान लेते हैं ए बी 3 सेंटीमीटर का है, बी सी 4 सेंटीमीटर का है और ए सी 6 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि पी आर 3 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर का है और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों ट्राइंगल्स की जो डायमेंशंस है वो इक्वल है। दोनों ट्राइंगल के जो डायमेंशंस है वो तो इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे भी ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही ट्राइंगल है, बस इस ट्राइंगल को ना थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घुमा दिया गया है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इसको घुमा दिया गया है ना, और कुछ नहीं किया गया इसको। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी, ये जाके किसके ऊपर बैठेगी, ये साइड ए बी किसके ऊपर जाके बैठेगी। तो ये साइड ए बी क्या इस पी क्यू पे बैठ पाएगी, नहीं, क्योंकि ए बी तो 3 सेंटीमीटर है और ये पी क्यू तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी इस पी क्यू पे नहीं बैठ पाएगी। ये ए बी जो है वो पी आर पे बैठ पाएगी क्या, पी आर पे बिल्कुल बैठ पाएगी, क्योंकि ए बी भी 3 सेंटीमीटर है और पी आर भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो ए बी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग में है ना। ये ए बी सिर्फ और सिर्फ इस पी आर पर ही बैठ सकता है ना। उसी तरह अगर हम लोग आए दूसरे साइड्स पे, तो ये जो बी सी है, ये बी सी किसके ऊपर बैठ सकता है इस ट्राइंगल में, ये बी सी क्या इस पी आर के ऊपर बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि बी सी तो 4 सेंटीमीटर का है, ये तो 3 सेंटीमीटर का है। क्या ये बी सी इस क्यू आर के ऊपर बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि ये तो 6 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का। लेकिन कहेंगे कि क्या ये बी सी इस पी क्यू के ऊपर बैठ सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल बैठ सकता है ना, क्योंकि बी सी जो है वो पी क्यू की इक्वल है, दोनों 4 4 सेंटीमीटर करके है, यानी बी सी जो है वो किस पर बैठेगा, पी क्यू के ऊपर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग में है किसके, पी क्यू के, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले की, जैसे ये सी है ना, ये ए सी क्या इस पी क्यू पर बैठ पाएगी, नहीं, क्योंकि ए सी तो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है ना। ये ए सी क्या इस पी आर पर बैठ पाएगी, नहीं, क्योंकि ये 6 ये 3। क्या ये ए सी इस क्यू आर पे बैठ पाएगी, बिल्कुल बैठ पाएगी, क्योंकि दोनों 6 6 सेंटीमीटर है। तो ये ए सी जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, है ना। तो हम लोग यहाँ से सीधा सीधी कह सकते हैं, है ना, सीधा सीधी अगर हम लोग यहाँ से कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इज corresponding to PR, side BC is corresponding to PQ, side AC is corresponding to QR, है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।
तो हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं पता चला कि ये जो ए बी है ये किसके कॉरस्पॉन्ड में है, ये सिर्फ और सिर्फ पी आर के कॉरस्पॉन्ड में है ना। तो ए बी इज इक्वल टू पी आर ही हम लोग लिखेंगे, हम लोग कोई ट्राइंगल्स में ए बी इज इक्वल टू पी आर लिखेंगे, ना कि ए बी इज इक्वल टू कोई और एंगल, है ना। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको, ये चीज़ें आपको आना जरूरी था। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज़ आपको लगातार करना पड़ेगा। आप एक टर्म का यूज़ करोगे सी पी सी टी, उसमें भी आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, है ना। जिस तरह से ये साइड्स आपके कॉरस्पॉन्डिंग हुए, उसी तरह से एंगल भी हो सकते थे। जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है ना, ये एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे कि एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, है ना। मान लेते हैं कि एंगल ए 40 डिग्री का है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि एंगल पी, मान लो एंगल पी भी 40 डिग्री का है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 40 डिग्री के इसके ये दोनों सॉरी एंगल ए एंड एंगल पी आर कॉरस्पॉन्ड, है ना। मान लेते हैं ये 80 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी एंड एंगल क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो इस तरह से हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझ में आ गए। उम्मीद है आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ गई होंगी क्या है। अब इसका यूज़ हम आगे बार बार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। किसे कहते हैं आखिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, है ना, उसकी क्या कंडीशंस होती है, ये सब हम अब इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं। टू triangles are said to be congruent if all three corresponding sides and angles are equal in measure, है ना। यहाँ पे corresponding कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया था, है ना, कि एक ट्राइंगल का ये वाला साइड दूसरे ट्राइंगल की ये वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ corresponding साइड का मतलब, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे जब उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो, है ना। कोई भी दो ट्राइंगल हो, कोई भी दो ट्राइंगल है ना, इस तरह से कोई भी दो ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और उसके साथ साथ अगर इसके तीनों एंगल्स इक्वल इक्वल है, अगर इसके तीनों एंगल्स, है ना, जैसे कि ये मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है और ये C है ना। तो यहाँ से अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सॉरी एंगल B, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C हो, है ना। इसके अलावा इसके साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। ए बी इज इक्वल टू अगर पी क्यू हो, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो और ए सी इज इक्वल टू पी आर हो, है ना। तो क्या होगा, इसके सारे साइड्स भी इक्वल हो गए, सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये जो ट्राइंगल है, इधर वाला जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर कंप्लीटली लाई कर जाते हैं। एक तरह से बोले तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे, सारे जो लाइंस है, सारे जो साइड्स है, वो क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, है ना। दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, है ना। ये क्या है, कोइंसाइड हो जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, आप पढ़े हो ना कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे लाइंस होते हैं, दो लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसको देखने पर लगता है कि वो एक ही लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना। जैसे ये एक लाइन बड़ा सा था, इसके ऊपर एक और लाइन खिंचा गया, एक और लाइन खिंचा गया इस तरह से, ये है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, ये रेड टाइप का जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ है दो लाइन, है ना। मान लो ये है पी क्यू और ये है ए बी। तो इस तरह से ना ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर जब हम लोग उसको बैठाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर कंप्लीटली लाई कर जाते हैं, है ना, लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है। उसके बाद कह रहा है दिस ट्राइंगल्स कैन बी स्लाइडेड, रोटेटेड, फ्लिप्ड एंड टर्न्ड टू बी लुक आइडेंटिकल, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि दो ट्राइंगल आपको दिया हुआ हो, है ना, जैसे एक ट्राइंगल ऐसे दे दिया और एक ट्राइंगल आपको ऐसे दे दिया, ऐसे, है ना। तो ये मान लो ए बी, ये वही ट्राइंगल है ए बी सी ऊपर वाला, है ना, और ये पी क्यू आर है। तो ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसको मैं डायरेक्ट इसी तरह अगर इसके ऊपर उठाकर ए बी सी में बैठा दूं, इसको डायरेक्ट अगर मैं ए बी सी में बैठाऊं, तो क्या ये इस तरह डायरेक्ट यहाँ पे बैठ पाएगी, बताओ। ये डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से बैठ पाएगी क्या, ये
ट्रायंगल? नहीं। इस ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करके इसको ऐसा बनाना पड़ेगा जैसा कि पी क्यू आर सीधा, है ना, इसे रोटेट करना पड़ेगा। अब ये पी क्यू आर, अब अगर हम लोग इसको उठा के इसमें रखेंगे तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लिप्ड, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है फ्लिप्ड, है ना। फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी है और यहाँ पे मान लो पी ऐसा हो गया, दो ट्राइंगल इस तरह से है, ये ए बी सी है, वही ट्राइंगल ऊपर वाला, है ना, और ये पी क्यू आर है। अब हमने देखा कि ये ए बी इज इक्वल टू तो पी क्यू है, हमने यहाँ दिखाया था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो ए बी तो पी क्यू पे ही बैठ पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल को हमें फ्लिप करना पड़ेगा, यानी कि इसको इसको ऐसे, मतलब सोचो कि आप इसको ऐसे रोटेट ऐसे करके इसको घुमाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ये ट्राइंगल इस तरह घूम जाएगा और ये P तो P ही रह जाएगा, ये Q इधर चला जाएगा, ये R इधर आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिसके साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हर एक साइड एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं, है ना। दोनों ट्राइंगल्स को जब हम लोग देखेंगे, है ना, एक दूसरे के ऊपर बैठाकर, तो लगेगा एक ही ट्राइंगल है ना। आई थिंक आपको ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझना ध्यान से यहाँ पे, है ना, कि एक ट्राइंगल है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, मैं ये पूछूं अगर कि एक ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स होते हैं इसमें, और थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, है ना। तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स मिलकर टोटल इस ट्राइंगल में कितने पार्ट्स हो गए, सिक्स पार्ट्स, है ना। एक ट्राइंगल में सिक्स पार्ट्स होते हैं। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखना है, तो इसके लिए कम से कम दो ट्राइंगल का होना जरूरी है। तो हमने दो ट्राइंगल बना लिया, ये और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, है ना। हमने दो ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में इसमें भी सिक्स पार्ट्स होंगे, इसमें भी सिक्स पार्ट्स होंगे। अगर इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस होने, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या जरूरी है वो समझना। एनी थ्री पार्ट, इसका कोई भी थ्री पार्ट, एनी थ्री पार्ट्स शुड बी इक्वल, है ना। एनी थ्री पार्ट्स शुड बी इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि कोई एक साइड, जैसे कि इसमें सिक्स साइड्स है ना, तो उसमें से एक साइड इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, बाकी के दो एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। तो इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब कम से कम तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना। कोई भी तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। वो तीन चीजें क्या क्या होंगी वो कॉन्ग्रुएंसी के रूल में पता चलेगी। हमें अभी क्या पता चलता है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें तीन कंडीशन दिखाने पड़ेंगे, है ना। तीन कंडीशंस को दिखाने पड़ेंगे, ट्राइंगल के तीन पार्ट को इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इन ट्राइंगल में हमने फॉर एग्जांपल पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर है, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री का है, ये एंगल भी 30 डिग्री का है, और ये क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और ये वाई जेड भी 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने क्या दिखा दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, उसके बाद क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, उसके बाद एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, है ना। तो हमने किसी तीन पार्ट को इक्वल दिखा दिया। तो इससे क्या होगा, अब आगे के जो बाकी के जो तीन पार्ट्स बच गए, बाकी के तीन पार्ट्स कौन कौन से बचे, बाकी के तीन पार्ट्स बच गए, ये पी आर वाला पोर्शन, ये वाला एंगल, है ना, और एक ये वाला एंगल। उसी तरह इस ट्राइंगल में भी ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये तीन चीजें ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी, है ना। जब ये कोई भी ट्राइंगल की जब कोई तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई तीन कंडीशन जब इक्वल हो जाएगी, तो बाकी के तीन ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो हमने ये जाना कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कम से कम थ्री पार्ट्स का इक्वल होना जरूरी है ना। यानी थ्री पार्ट्स शुड बी इक्वल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी थ्री पार्ट आपका इक्वल होना जरूरी है, नोट कर लेना ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या क्या रिलेशंस होते हैं कॉन्ग्रुएंस का? तो हर एक ट्राइंगल जो होता है वो खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट में होता है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। अब मैं अगर बात करूं इस ABC क्या, ABC, अब इस ABC का मान लो ये AB जो है ये AB के इक्वल ही रहेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये ABC को अगर मैं अलग से एक बार और बना दूं यहाँ पे ABC है ना, सेम ट्राइंगल ABC, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 5 है ना, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पर कंप्लीटली लाई कर जाएगा। तो हर एक ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, आपको ये याद रखना है, हर एक ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि कभी भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे ट्राइंगल मान लेते हैं कोई भी एक ट्राइंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। हमने लिखा कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो हम लोग इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करके भी कह सकते हैं। हम लोग इसको उल्टा करके है ना कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, है ना। अगर ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो PQR भी ABC के कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन में है कि अगर कोई दो ट्राइंगल, जैसे 3 ट्राइंगल्स हैं, है ना, मान लेते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO, है ना। हमने देखा ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है और PQR MNO के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये ABC होगा ना, ट्राइंगल ABC, ये भी MNO के कॉन्ग्रुएंट होगा, MNO। या हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल MNO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के, है ना। तो यही है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये 3 पॉइंट्स याद रखना है कि हर एक ट्राइंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक ट्राइंगल दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले वाले का कॉन्ग्रुएंट होगा। और 3 ट्राइंगल्स है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे का कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला भी तीसरा का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको याद रखना है। आगे की ओर चलते हैं। आगे अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, तो क्या होंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके जितने भी एंगल्स हैं सब इक्वल हो जाएंगे, उनके जितने भी मीडियंस हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, जितने भी एल्टीट्यूड्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हर एक एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, है ना। हर एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आज हमने जाना कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, इसके क्या कंडीशंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसको बोलते हैं, उसके क्या कंडीशंस, मतलब उसको हम लोग अच्छे से समझे और उसमें जाने की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसको बोलते हैं, है ना। और कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है इसके बारे में आज हमने थोड़ा अच्छे से जाना। अब आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, उनके क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।